ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज हम इसके करते हैं। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, इसमें एक्सरसाइज नंबर 12-14 है। तो यूजिंग द डेटा गिवन बिलो, ये आपको डेटा दिया हुआ है एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। तो प्लॉट द स्कैटर डायग्राम और डेवलप द एस्टिमेटिंग इक्वेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेटा और प्रेडिक्ट वाई फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो आपने ऊपर किया है, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। एप्लीकेशंस पे आप आ जाइए। तो 12-17 है, ड्यूरिंग रिसेंट टेनिस मैचेस Diane has noticed that her lobs have been less than totally effective because her opponents have been returning more of them. So some of the people she plays are quite tall, so she was wondering whether the height of her opponent could be used to explain the number of lobs not returned during a match. तो वो इसमें इंटरेस्टेड है कि अब वो अगर वो रिटर्न हो रही है उसके जो भी शॉट हैं, तो ये उसको पॉइंट लेने में डिफिकल्टी होगी। तो वो ये चाहती है कि उसके शॉट ज्यादा रिटर्न ना हो, लेकिन उसने ये देखा है कि ज्यादा शॉट रिटर्न होते हैं। तो वो वंडर करती है कि क्या जो लोग जो प्लेयर्स थे जिनके खिलाफ जो उसके ओपोनेंट थे, वो उनकी हाइट ज्यादा थी, टॉल थे। तो वो हाइट और जो लॉब्स नॉट रिटर्न है उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहती है। तो फॉलोइंग डेटा वर्क कलेक्टिंग 5 रिसेंट मैचेस है, डेटा जो है वो कलेक्ट किया हुआ। ओपोनेंट्स हाइट आपको गिवन है फिट में, और जो अनरिटर्न लॉब्स है, कितने लॉब्स रिटर्न नहीं हुए, एल। तो एच जो है वो हाइट है और अनरिटर्न लॉब्स एल है आपके पास, ये गिवन है। तो विच वेरिएबल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल जो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ लॉब्स नॉट रिटर्न बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द ओपोनेंट। तो इसमें जो नंबर ऑफ यानी हाइट तो इंडिपेंडेंट है, जो लॉब्स रिटर्न नहीं हुए वो डिपेंड्स ऑन हाइट। तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लॉब्स नॉट रिटर्न है, और जो एक्स है आपके पास वो ओपोनेंट्स की हाइट है, ठीक है। तो व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर्स एस्टिमेटिंग इक्वेशन फॉर दिस डेटा। तो अब हमने इसमें जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटिंग इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो उसका स्लोप है उसका फॉर्मूला ये है, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। तो ये जो डेटा दिया हुआ था एक्स और वाई का, एक्स की वैल्यूज हैं, वाई की वैल्यूज हैं, तो अब ये सारी कैलकुलेशन कर लिया, एक्स की वैल्यूज का सम ले लिया, वाई की वैल्यूज का सम ले लिया। एक हमने एक्स और वाई की प्रोडक्ट का कॉलम बनाया, 5 × 945 है, एक्स वाई का कॉलम बनाया, इसका सम ले लिया, समेशन एक्स वाई। एक एक्स स्क्वायर का हमने टेबल बना, कॉलम बना लिया, उसका सम ले लिया। तो यहाँ से मीन निकाल लिया, एक्स बार है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एंड। तो 5 डेटा पॉइंट्स में 5 मैचेस हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास जो एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, सब 5 आपको डेटा पॉइंट्स दिए हुए। तो 5 से डिवाइड कर दिया, समेशन ऑफ एक्स को 28 डिवाइडेड बाय 5। तो ये एक्स की वैल्यू का मीन आ गया, एक्स पास था। वाई की वैल्यू का मीन निकालने के लिए समेशन वाई को एन से डिवाइड किया। अब हम जो है स्लोप का फॉर्मूला निकालते हैं, जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है हमारे पास। तो उस पे जो यानी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो उसमें स्लोप का फॉर्मूला ये समेशन एक्स वाई। तो ऊपर वैल्यू रखते हैं, समेशन एक्स वाई 131 है, माइनस एन 5 है, एक्स बार 5.6 है, वाई बार 5 है, और नीचे समेशन एक्स स्क्वायर है 158.5, और एन एक्स बार स्क्वायर एन आपके पास 5 है, और जो एक्स का मीन है 5.6, उसको रख के हमने स्क्वायर कर लिया, तो ये कैलकुलेट कर लिया। तो ये पीछे जो है ये फार्मूले जो है आपको ये दिए हुए, ये स्लोप मालूम करने का फार्मूला है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज रखें, और ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट ए निकालने का फार्मूला है। तो ये हमने टेबल से कैलकुलेशन कर लिया, जिस तरह हमने ये जो पहला पार्ट है इसमें टेबल बना के सारी कैलकुलेशन करी थी। तो इस तरह यहाँ पर ये अब हमने बी निकाल लिया, फिर ए निकाल लेते हैं। ये आपके पास है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो जो y की वैल्यू का मीन है वो 5 है, माइनस बी, ऊपर स्लोप निकाला माइनस 5.2941, और x की वैल्यू का मीन x बार वो पुट करके ये निकाल लिया। तो हमारे पास जो y कैप आ गया वो आ गया a आपने ये पुट किया, और प्लस b क्योंकि नेगेटिव है तो ये माइनस बी एक्स हो गया। अब सी पार्ट में व्हाट इज योर बेस्ट एस्टिमेट। अब यहाँ इस इक्वेशन को, इक्वेशन या एस्टिमेटिंग इक्वेशन को यूज करके एस्टिमेट करेंगे, व्हाट इज योर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ अनरिटर्न लॉब्स इन हर मैच टुमारो विद एन ओपोनेंट हु इज 5.9 फीट टॉल। तो हाइट क्योंकि x है तो x की वैल्यू 5.9 फीट है, वो पुट करके अब हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ नॉट रिटर्न, नंबर ऑफ लॉब्स नॉट रिटर्न है, उनकी बेस्ट एस्टिमेट क्या होगा। तो वो बेस्ट एस्टिमेट है 3.4। तो यानी ऑन द एवरेज 3.4 जो लॉब्स हैं वो उसका ओपोनेंट रिटर्न नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन होगा। इसलिए योर प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने दिए 12-18 है। अब इसमें आप ये देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x क्या होगा, y क्या होगा। तो ये आप करें, 12-19 है आपके पास, ये आप कर लें। तो आज हम यहाँ पे ये आपकी एस्टिमेशन जो लीनियर रिग्रेशन में हम बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन निकालते हैं, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, वो तो हमारी वो टॉपिक खत्म हो गया। अब आ जाए जो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड एरर को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, एस सब ई फॉर एस्टिमेट।
तो अब जो भी हम ज़्यादा कुछ ना कुछ एरर तो है जो हम रिग्रेशन लाइन फिट करें, तो हाउ रिलायबल इज द एस्टिमेटिंग रिग्रेशन लाइन, जो हम रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हैं वो कितनी रिलायबल है। तो उसकी जो रिलायबिलिटी है डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, वो एस्टिमेट की स्टैंडर्ड एरर पर डिपेंड करती है। तो जी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मेजर्स द वेरिएबिलिटी और स्कैटर ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अराउंड द रिग्रेशन लाइन। तो जो आपने रिग्रेशन लाइन है, आपकी जो डेटा पॉइंट है वो रिग्रेशन लाइन के क्लोज होंगे, उसके गिर्द स्कैटर हुए हुए होंगे। तो हम ये मालूम करेंगे कि उनकी जो स्कैटरिंग है वो, अगर स्कैटरिंग ज्यादा है तो एस्टिमेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर जो वेरिएबिलिटी जो है या स्कैटरिंग जो है डेटा गिवन डेटा पॉइंट्स की ऑब्जर्व वैल्यूज की, वो अगर अराउंड एस्टिमेटिंग लाइन है रिग्रेशन लाइन ज्यादा होगी तो आपकी जो एस्टिमेशन है वो अच्छी नहीं होगी, उसकी एरर ज्यादा होगी। और अगर एस्टिमेशन जो है वो कम है, स्प्रेडिंग कम है, तो फिर आपकी जो एस्टिमेशन है वो अच्छी होगी। तो अब जैसे ये मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई हुई है, जैसे ये डायग्राम है, ये डेटा पॉइंट्स थे, इनके ऊपर आपने रिग्रेशन लाइन फिट करी, तो ये जो डेटा पॉइंट्स है ये इस रिग्रेशन लाइन के अराउंड स्कैटर है। तो इनकी जो वेरिएबिलिटी है अराउंड स्कैटरिंग अराउंड रिग्रेशन लाइन, या इनकी जो स्कैटरिंग है वो इस फिगर के मुकाबले में कम है। तो दिस रिग्रेशन लाइन इज ए मोर एक्यूरेट एस्टिमेटर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इसमें जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट है वो कम है, इसमें लेस एस ए है, लेस स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है इसके मुकाबले में। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें भी आप रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हैं इस गिवन डेटा पे, लेकिन यहाँ पे ये डेटा इस रिग्रेशन लाइन के ज्यादा दूर दूर फैला हुआ है। इसमें डेटा की जो रिग्रेशन लाइन से वेरिएबिलिटी है, जो इसकी डिस्पर्जन है या इसकी जो स्कैटरिंग है, वो इसके मुकाबले में ज्यादा है। यहाँ पे डेटा इस लाइन के ज्यादा क्लोज था, यहाँ पे ज्यादा दूर दूर है। तो दिस रिग्रेशन लाइन इज ए लेस एक्यूरेट एस्टिमेटर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर आपके पास होगी एस्टिमेशन की वो ज्यादा होगी। तो अगर कम स्टैंडर्ड एरर होगी तो आपकी एस्टिमेशन एक्यूरेट होगी, ज्यादा स्टैंडर्ड एरर होगी तो आपकी एस्टिमेशन जो है वो लेस एक्यूरेट होगी। तो जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ योर एस्टिमेट है उससे पता चलता है कि आपकी रिग्रेशन लाइन कितने एक्यूरेटली जो है वो आपके डेटा को एस्टिमेट कर रही है। ठीक है, तो द लार्जर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट द ग्रेटर द स्कैटरिंग और डिस्पर्जन ऑफ पॉइंट्स अराउंड द रिग्रेशन लाइन। तो जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड एरर होगी तो उतने ज्यादा डेटा पॉइंट्स का रिग्रेशन लाइन के अराउंड स्कैटरिंग ज्यादा होगी। जैसे में इसमें स्कैटरिंग ज्यादा है, इसमें स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है, इसमें स्कैटरिंग कम है, डिस्पर्जन कम है, तो इसमें स्टैंडर्ड एरर कम है। अब ये स्टैंडर्ड एरर हम किस तरह मालूम करेंगे? तो हमें पता है जो एरर है आपके पास वो क्या होती है, जो गिवन वैल्यू है उसमें से जो एस्टिमेटेड वैल्यू उसको माइनस करते हैं हम, उसका स्क्वायर करेंगे और सम लेंगे, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का फार्मूला है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट एक किस्म का डिस्पर्जन है आपके पास, स्प्रेड है, वेरिएबिलिटी है। तो इसके लिए आप गिवन वैल्यू में से जो एस्टिमेटिंग वैल्यू है जो आप रिग्रेशन लाइन से मालूम करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से एरर आती है। ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे ये जो आपको दिखाई थी, ये वाली जो डायग्राम है, तो ये एस्टिमेटिंग वैल्यू वाई कैप और ये आपकी गिवन वैल्यू वाई। तो अब इनमें जो डिफरेंस है ये एरर है। अब ये जो एरर यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, तो ये जो एरर आ रही है, इन एरर्स को यूज करके हम जो है एस्टिमेट निकालेंगे ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, तो ये आपके पास y माइनस वाई कैप है, हर गिवन वैल्यू में से उसके कॉरस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यू जो रिग्रेशन लाइन से मिल रही है उसको माइनस कर दें, एरर इसका स्क्वायर ले लें, इसका सम ले लें और इसको आप n-2 से डिवाइड करें। n-2 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे रिग्रेशन लाइन में दो अननोन होते हैं, a आपके पास y इंटरसेप्ट और b स्लोप। तो दो अननोन्स की वजह से इसमें जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी वो n-2 होगी। तो इसलिए इस फॉर्मूले में इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2 से डिवाइड कर रहे हैं। वैसे जब हम वो निकालते हैं वेरिएंस, उसमें n-1 से डिवाइड करते हैं क्योंकि उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 होती है। इसमें दो अननोन है तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2 है। तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालने का फॉर्मूला s सब e बराबर है अंडर रूट समेशन y माइनस वाई कैप स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2। तो अब इसमें जैसे ये मैं आप डायग्राम एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब इसका जो शॉर्टकट मेथड है ये फॉर्मूला, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो इस फॉर्मूले में क्या कम्बरसमनेस है कि इसमें आपको हर गिवन वैल्यू के लिए रिग्रेशन लाइन से उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू वाई कैप निकालना पड़ेगी। तो अगर आप इसका शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करें, ये इसका शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो ऐसे ही अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय n-2। तो ये जो आपने टेबल में कैलकुलेशन कर ली होगी तो उसमें सारी वैल्यूज आपको मिल गई होगी, आपको वाई कैप निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शॉर्टकट फॉर्मूले से जो है हम स्टैंडर्ड एरर जो है वो निकालेंगे, जहां पे इसमें x क्या है, वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल है, a क्या है, y इंटरसेप्ट फ्रॉम इक्वेशन अबव इक्वेशन से y इंटरसेप्ट है, b जो है स्लोप है जो आप पहले निकाल चुके, और n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है। अब जैसे आप इसकी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे एप्लीकेशन है कि आपके पास 12-16 है, सेल्स ऑफ ए मेजर अप्लायंसेस vary with the new housing market. तो when new home sales are good, so are the sales of dishwashers, washing machines। आप देखिए, आप लोग नए घर खरीदते हैं, ज्यादा नए घर खरीदेंगे तो उसके लिए आपको
जहाँ पे बर्तनों की जरूरत है, वॉशिंग मशीन की जरूरत है, ड्रायर्स वगैरह की जरूरत है, तो जो मेजर अप्लायंसेज उनकी सेल्स बढ़ जाएगी। अगर हाउसिंग मार्केट जो है उसमें अगर अप है, ज्यादा होम्स सेल हो रहे हैं, तो जो आर द सेल्स ऑफ डिश वॉशर्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स एंड रेफ्रिजरेटर ये इंक्रीज हो जाती है। एक ट्रेड एसोसिएशन कंपाइल्ड द फॉलोइंग हिस्टोरिकल डेटा इन थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स ऑन मेजर अप्लायंसेज सेल्स एंड हाउसिंग स्टार्ट्स। तो हाउसिंग स्टार्ट्स थाउजेंड्स में अगर $2 million से या $2,000 से हाउसिंग स्टार्ट हो रही है, तो अप्लायंसेज सेल से 1000 में वो 5000 की ये डेटा आपको दिया हुआ है। तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होगा? जो अप्लायंसेज की सेल्स है वो हाउसिंग स्टार्ट पर डिपेंड कर रही है। तो इसमें जो एक्स है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हाउसिंग स्टार्ट्स है, और जो अप्लायंसेज आपके पास अप्लायंसेज की जो सेल्स है वाई वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपको डेटा दिया हुआ है। अब बोला डेवलप एन इक्वेशन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लायंसेज सेल्स एंड हाउसिंग स्टार्ट्स। तो इस पे रिलेशनशिप की इक्वेशन निकालनी है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन निकालनी है, बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन निकालनी है। फिर आप उसके स्लोप को इंटरप्रेट करें, जो रिग्रेशन लाइन का स्लोप है, और फिर कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, और फिर आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालें, उसको इंटरप्रेट करें। तो हमें पता जो रिग्रेशन लाइन होती है, बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन, जनरली रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। और जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है तो उसके लिए हमें स्लोप और इंटरसेप्ट के फॉर्मूले ये है। तो अब ये x और y की वैल्यूज है, तो ये हमने डेटा बना लिया, x की वैल्यूज का सम ले लिया, समेशन x y का कॉलम है, एक x y का कॉलम है, एक x स्क्वायर का कॉलम है, एक y स्क्वायर का कॉलम। अब हमें क्यों चाहिए? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का जो शॉर्टकट फार्मूला है उसमें इसकी जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। तो जस्ट ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आपको जो है आपको ये कॉलम्स निकालने, 5 कॉलम्स निकालने, एक्स वाई तो गिवन है, इनका सम निकालना है, फिर एक्स वाई का कॉलम बनाना है, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, इनके नीचे सम निकाल लिए। अब आ जाइए एक्स बार निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू का मेन समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन से, और वाई बार समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन से। अब ये स्लोप निकाल लिया, स्लोप का फॉर्मूला समेशन एक्स वाई, ये जस्ट वैल्यूज पुट करके आ गया, और फिर आपने वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया जिस तरह आपने पीछे किया था। तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। तो अब जो है ये जो हमारे रिग्रेशन लाइन थी, इसमें अब आप ए और बी की वैल्यूज पुट कर दें जो ऊपर कैलकुलेट किए। ए 1.1680 प्लस बी स्लोप है 1.71568, ये स्लोप आ गया। अब स्लोप की इंटरप्रिटेशन क्या है? स्लोप है 1.7156। इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स, चले मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो स्लोप्स क्या बताता है कि जब आप x की वैल्यू में यूनिट इंक्रीज करते तो y की वैल्यू में कितना इंक्रीज होता है। तो व्हेन हाउसिंग स्टार्ट्स गो अप टू 1000 यूनिट्स, तो जब हाउसिंग में 1000 यूनिट्स का इजाफा होगा तो जो अप्लायंस सेल्स है वो गोज अप टू 1.7156 थाउजेंड यूनिट्स। ठीक है ना, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। जब आप x में 1000 यूनिट्स का इजाफा करेंगे तो y में इतने 1000 यूनिट्स का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास भी आ गया। अब आ जाए, अब मुझे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो है ये फॉर्मूला अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस 2, एन माइनस 2 इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो ये समेशन वाई स्क्वायर ऊपर हमने ये कैलकुलेशन करी हुई है, ये पुट कर दिया 597.03। तो ऊपर टेबल से सारी वैल्यूज पुट कर दी है। ए ऊपर हम निकाल चुके हैं 1.16, समेशन वाई ऊपर से पुट कर दिया, बी ऊपर निकाल चुके हैं माइनस बी समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई का मतलब है एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके सम निकाल लिया, नीचे एन 10 था, 10 माइनस 2 8। तो इस तरह ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आपके पास आ गया। क्योंकि वो 1000 ऑफ यूनिट्स में था तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्टैंडर्ड एरर एक्चुअल यूनिट में आ गई 373.2। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका मतलब है द स्टैंडर्ड डेविएशन इन द डेटा पॉइंट्स अराउंड द रिग्रेशन लाइन इज अबाउट 373 अप्लायंसेस। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है कि जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है वो बताता है कि जो रिग्रेशन लाइन के अराउंड जो डेटा है उसका कितना स्प्रेड है या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो जो रिग्रेशन लाइन है उसके अबाउट जो स्टैंडर्ड डेटा का जो स्प्रेड है या जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अबाउट 373 अप्लायंसेज है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो उसमें वो अप्लायंसेज था वाई। ठीक है, इसी तरह अब ये एक्सरसाइज 1222 आपको मैंने दी है, इसको आप जो है खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब आ जाए यहाँ तक, ये आपकी रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन एनालिसिस हमारी खत्म हो गई है, जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का। तो ये समझ गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब जो हम आखिरी और लास्ट पार्ट है आपके कोर्स का वो स्टार्ट करेंगे, कोरिलेशन। यहाँ तक समझ गए हैं या किसी को अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, अब आ जाए, अब ये लास्ट टॉपिक है। अब पहले तो हमने रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ लिया, ठीक है। अब आ जाए, अब उसके बाद हम कोरिलेशन को पढ़ते हैं। तो ये भी रिग्रेशन और कोरिलेशन एक साथ स्टडी होते हैं। पहले रिग्रेशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कोरिलेशन। तो रिग्रेशन में तो हम रिलेशनशिप की नेचर पढ़ते हैं, और फिर लीनियर रिग्रेशन में हम लीनियर रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, और सिंपल लीनियर में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले लीनियर रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। अब आ जाए, अब हम कोरिलेशन को पढ़ते हैं। तो इट इज रिलेटेड विद सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो अब ये आपके पास आ जाए, ये आपके पास जो है
ये अब आ गया हम कोरिलेशन। अब कोरिलेशन एनालिसिस को हम स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज कोरिलेशन एनालिसिस? तो कोरिलेशन एनालिसिस में हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ अगर लीनियरली रिलेटेड है तो उसकी डिग्री ऑफ लीनियरिटी क्या है, मेजर ऑफ लीनियरिटी क्या है। तो कोरिलेशन इज द स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ को स्टडी करते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है, स्ट्रांग लीनियर रिलेशनशिप है या कितनी वीक लीनियर रिलेशनशिप है, यानी जो डिग्री ऑफ लीनियरिटी है वो कितनी है। अब जैसे फर्ज करिए, जैसे मैं समझा देता हूँ, ये मैंने एग्जाम ये डायग्राम सुनाई है, इसमें देखिए जो सारी है पॉजिटिव लीनियर है। ये जो पहले वाली है दूसरे वाले से कंपेयर करें, ये वीक पॉजिटिव लीनियर है। पॉजिटिव लीनियर का मतलब है कि जब एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई इंक्रीज हो रहा है, तीनों में ऐसा है। लेकिन इसमें जो आप स्ट्रेट लाइन इस डेटा के ऊपर फिट करेंगे पॉजिटिव स्लोप वाली, तो जो डेटा का उसके गिर्द स्प्रेड ज्यादा होगा, जबकि इसमें फिट करेंगे तो डेटा जो होगा वो लाइन के निस्बतन इसके मुकाबले में क्लोज होगा, इसमें स्प्रेड कम होगा। तो इसके अंदर ये वीक पॉजिटिव लीनियर है और ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर है। तो इसमें जो डिग्री ऑफ लीनियरिटी है इसके अंदर वीक है और इसके अंदर जो डिग्री ऑफ लीनियरिटी स्ट्रॉन्ग है। और अगर फर्स्ट करें ये वाली डायग्राम है थर्ड, इसमें आप देख रहे हैं जो डेटा पॉइंट है, अगर आप इसको ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फिट करें तो वो स्ट्रेट लाइन इन सारे डेटा पॉइंट से पास होगी। कोई भी पॉइंट जो है उसके ऊपर नीचे नहीं होगा जैसे इन डायग्राम्स में था। इसमें सारे डेटा पॉइंट्स आपकी लाइन पर होंगे। तो ये परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर है, ये है परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर, और ये है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर, और ये है वीक पॉजिटिव लीनियर। इसी तरह ये नीचे मैंने आपको 3 डायग्राम्स दिखाए, इसमें आप देखें जो स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे, ये जो स्कैटर डायग्राम है इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है नेगेटिव लीनियर है। लाइन फिट होगी उसका स्लोप नेगेटिव होगा, जब एक्स इंक्रीज होगा वाई डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें जो लाइन फिट होगी उसमें डेटा पॉइंट उसके ज्यादा क्लोज होगा इस डायग्राम के मुकाबले में, तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर है, ये वीक नेगेटिव लीनियर है। जबकि जो थर्ड डायग्राम है इसमें जो स्कैटर पॉइंट्स आपको ये जो प्लॉट किए हुए गिवन डेटा पॉइंट, इसके ऊपर अगर आप स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स जो होंगे उस स्ट्रेट लाइन पर होंगे। वो स्ट्रेट लाइन जो हमारी फिटेड बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन होगी वो सारे पॉइंट से गुजरेगी। तो ये परफेक्टली नेगेटिव लीनियर है। ये ऊपर वाली परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर थी, ये परफेक्टली नेगेटिव लीनियर है। ये वीक नेगेटिव लीनियर है, ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर है। ठीक है ना? तो ये जो हम देख रहे हैं कि इसकी जो डिग्री है ये हम कोरिलेशन एनालिसिस कर रहे हैं, ये कोरिलेशन में करते हैं हम। तो अब ये मालूम करने के लिए भाई कितनी स्ट्रेंथ है उसकी मेजरमेंट निकालने के लिए, नंबर निकालने के लिए हम कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ते हैं, या इसको हम पेयरसन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये हम क्योंकि सैंपल डेटा से कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। पेयरसन एक स्टैटिस्टिशियन का नाम है। तो अब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्टडी करेंगे या पेयरसन कोरिलेशन कोफिशिएंट को पढ़ेंगे, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या फायदा है? इससे ना सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप की हमें डायरेक्शन पता चलती है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बल्कि उसकी जो स्ट्रेंथ की मेजर है वो भी पता चल जाती है, वो कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। इसकी जो वैल्यूज होती है कोरिलेशन कोफिशिएंट की वो बिटवीन -1 एंड 1 होती है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। तो फॉर पॉजिटिव लीनियर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा, तो आर के साइन से पता चल जाएगा डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। अगर आर पॉजिटिव है तो हमें पता चल जाएगा पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, आर नेगेटिव है तो नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। तो साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। आर का जो साइन होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन हमें बताएगा लीनियर रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बताएगा लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, वो कितनी स्ट्रांग या वीक है। अगर आर 0 है तो इसका मतलब है कि देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो रिलेशनशिप। इसका मतलब सिंपली ये कि देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। आर जो है कोफिशिएंट कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को स्टडी करता है। तो अगर आर 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप, लेकिन हो सकता है उसके दरमियान कोई नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो। ठीक है? तो अगर आर 1 है तो इसका मतलब है देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। ये इस डायग्राम के लिए ये वाला, ये जो परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है ना, इसके लिए जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर है उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो अगर R 1 है तो उसका मतलब है देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। अगर R -1 है तो इसका मतलब है देयर इज परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। यानी ये इस डायग्राम के लिए ये वाली जिसमें परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप थी। अब अगर R जो है वो 1 के क्लोज हो, एग्जैक्टली 1 ना हो, अगर एग्जैक्टली 1 है तो फिर उसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर। तो हायर पॉजिटिव वैल्यू और वैल्यूज क्लोज टू 1, इसका मतलब होगा कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। और लोअर वैल्यू, लोअर पॉजिटिव वैल्यू या वैल्यू क्लोज टू 0, तो इसका मतलब है वीक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है? इसी तरह जो हायर नेगेटिव वैल्यूज है, अगर -1 है वो परफेक्ट नेगेटिव है। अगर हायर नेगेटिव वैल्यूज हैं या क्लोज टू -1 है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। और अगर लोअर नेगेटिव वैल्यू है या वैल्यू क्लोज टू 0, इसका मतलब है वीक नेगेटिव वैल्यूज है। अब जैसे ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0.8 है,
1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर, 0.8 है 1 के क्लोज है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। आर क्योंकि इसका साइन प्लस है तो ये पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, क्लोज टू 1 है तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। इसका अगर आर 0.4 है, इसका साइन अभी भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन ये वीक है क्योंकि ये फार अवे फ्रॉम 1 है और क्लोज टू 0 है। तो जो 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है, अगर आर की वैल्यू इस तरह की है तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रही है। और अगर आर की वैल्यू 0 के करीब है, पॉजिटिव है, 0.1, 0.2, 0.3, तो वो वीक पॉजिटिव, वेरी वीक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रही है। जैसे आर अगर 0.2 है तो ये वेरी वीक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। और अगर आर नेगेटिव है -0.7, अगर आर -1 होता तो ये परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप होती, जैसे ये डायग्राम दिखाई है। लेकिन अगर आर इज क्लोज टू -1 तो माइनस का साइन बता रहा है कि ये नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, और अगर -1 के क्लोज है तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। और अगर -4 है, ये -1 से दूर है, 0 के करीब है, तो ये वीक नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। और अगर ये -2 है तो ये वेरी वीक नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। तो आर की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा लीनियर रिलेशनशिप का साइन क्या है, डायरेक्शन क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जैसे ये डायग्राम में दिखाया, जैसे ये तीनों में पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें आर की वैल्यू पॉइंट, इसमें ये परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, आर की वैल्यू 1 है, देयर इज नो स्प्रेड। ये आर की वैल्यू 0.8 है, जो आप स्ट्रेट लाइन, रिग्रेशन लाइन, लीस्ट स्क्वायर लाइन फिट करेंगे तो थोड़ा बहुत स्प्रेड होगा डेटा में, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। इसमें आर की वैल्यू 0.8 है, जबकि इसमें आर की वैल्यू, इसमें स्प्रेड ज्यादा होगा लीनियर लाइन के अराउंड, तो इसमें आर की वैल्यू 0.5 है, तो ये वीक पॉजिटिव लीनियर है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव रिलेशनशिप में जाएं, ये जो है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसमें आर की कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू -1 होगी। इसके अंदर स्प्रेड ज्यादा होगा नेगेटिव लाइन के अक्रॉस, इसमें स्प्रेड कम होगा, तो ये दोनों में नेगेटिव लीनियर है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर है। इसमें आर की वैल्यू -0.8 है, -1 के क्लोज, और इसमें आर की वैल्यू -0.5 है, जैसे अवे फ्रॉम -0.5, क्योंकि इसमें स्प्रेड ज्यादा है, तो ये वीक नेगेटिव लीनियर है। ठीक है, तो ये तो समझ गया आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मकसद क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसको किस तरह से रीड करते हैं। अब आ जाइए, अब इसका फार्मूला क्या होगा। तो जो आपके पास जो फार्मूला है, फार्मूला टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्मॉल आर, तो हमारे पास जो है दो किस्म के वेरिएशन होते हैं हमारे डेटा में। द वेरिएशन ऑफ द वाई वैल्यूज इन ए डेटा सेट अराउंड, तो वाई की वैल्यूज में दो टाइप्स के वेरिएशन है। एक तो वाई का वेरिएशन है जो फिटेड रिग्रेशन लाइन से है, और एक वाई का वेरिएशन है खुद अपने मीन से। तो वाई की जो मीन वैल्यू है वो हर वाई की वैल्यू से जो है डिफरेंट होगी। तो एक वाई की वैल्यू में वेरिएशन तो उसके मीन से होगा, और एक वाई की वैल्यू में जो वेरिएशन होगा वो जो रिग्रेशन लाइन हम फिट कर रहे हैं उसकी वैल्यू से होगा, वाई कैप से होगा। तो जो वेरिएशन ऑफ वाई वैल्यूज है अराउंड द रिग्रेशन लाइन, वो किस तरह मेजर करेंगे। जो वाई की गिवन वैल्यू उसमें से जो एस्टिमेटेड वैल्यू हम रिग्रेशन लाइन से निकालते हैं वाई के, वो माइनस करके स्क्वायर करेंगे, इसका सम कर लेंगे। तो ये वेरिएशन ऑफ वाई वैल्यूज आ गया अराउंड द रिग्रेशन लाइन। और इसी तरह वैल्यूज ऑफ वाई, वेरिएशन ऑफ वाई वैल्यूज अराउंड देयर ओन मीन, खुद उसके अपने मीन से जो वेरिएशन है उसके लिए हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस करके हम स्क्वायर करके सम कर लेंगे। ये दो सम मेरे पास आ गए। फिर आप इसको 1 में से माइनस कर, इन सम्स की आप रेशो बना दें। यानी एक आपके पास वेरिएशन है फ्रॉम रिग्रेशन लाइन, और एक वेरिएशन है फ्रॉम ओन मीन। तो इसकी आपने रेशो बना ली, इसको कॉम्प्लीमेंट ले लिया, 1 में से माइनस कर दिया और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला आपके पास क्या है, r इज इक्वल टू √1 माइनस समेशन y माइनस y कैप स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस y बार स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है इसमें आपको y कैप और y बार निकालना पड़ेगा। तो हम अभी शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे, उसमें y कैप निकालने की जरूरत नहीं है। वही डेटा जो हम यूज करते हैं रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालने के लिए, हम उसी की मदद से जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो अब इसमें ये आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूला है टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, r इज इक्वल टू √a समेशन y। ये समेशन को खोल के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी जरूरत नहीं है डेरिवेशन की। ये फॉर्मूला a समेशन y प्लस b समेशन x y माइनस n समेशन y बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन, इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक है, समेशन आपके पास y स्क्वायर माइनस n समेशन y बार स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर आएगा। तो ये मैं इसको सही कर दूंगा, आपको मैं फाइल सेंड करूंगा तो उसमें ये सही हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम कर लेंगे। अब आ जाए फिर आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है r, इसका जो स्क्वायर होता है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब इससे क्या पता चलता है, क्या डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइंस व्हाट परसेंट ऑफ डेटा इज लीनियर। तो ये हमें बताया था जो हमारा ऑब्जर्व डेटा है, जो गिवन डेटा है, वो कितने परसेंट लीनियर है, या
व्हाट परसेंट ऑफ डेटा इज एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन लाइन। उस डेटा के ऊपर जो हमने लीनियर रिग्रेशन लाइन फिट करी है, जो उसको एस्टिमेट कर रहे हैं बाय रिग्रेशन लाइन, तो कितने परसेंट डेटा हम उस रिग्रेशन लाइन की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो है इसका मतलब होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है दैट इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये बताता है कि गिवन डेटा कितने परसेंट लीनियर है या रिग्रेशन लाइन जो है उसमें कितने परसेंट डेटा को एक्सप्लेन करती है। अब क्योंकि ये आर स्क्वायर का आर का स्क्वायर है और आर फ्रॉम -1 to 1 होता है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। उसका स्क्वायर कर लेंगे तो आर स्क्वायर जो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। तो आर स्क्वायर अगर 1 है, इसका मतलब है कि 100% डेटा लीनियर है। ये ऐसा कब होगा? जब आपके पास परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर हो या परफेक्टली नेगेटिव लीनियर हो, आर 1 हो या -1 हो, दोनों सूत्रों में स्क्वायर लेंगे तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है वो 1 आएगा। इसका मतलब है कि सारे का सारा डेटा जो है वो लीनियर है। तो ये क्या शो करेगा? जो 100% डेटा है वो लीनियर है। या जो रिग्रेशन लाइन आप फिट कर रहे थे जो कि एग्जैक्टली सारे पॉइंट से गुजर रही है, तो वो जो रिग्रेशन लाइन है वो 100% डेटा को एक्सप्लेन करेगी। तो जैसे यहाँ पर आपके पास अगर परफेक्टली फिट हो रहा है तो जो रिग्रेशन लाइन है वो 100% डेटा को फिट एक्सप्लेन करेगी। यहाँ पे परफेक्ट फिट नहीं है, कुछ पॉइंट्स आपके रिग्रेशन लाइन पर होंगे, कुछ उसके क्लोज होंगे, ऊपर नीचे स्प्रेड हुए होंगे, तो इसमें सारा डेटा जो होगा वो एक्सप्लेन नहीं हो सकेगा रिग्रेशन लाइन से। तो अगर आर स्क्वायर 1 है तो उसका मतलब 100% डेटा लीनियर है, 100% डेटा जो है वो रिग्रेशन लाइन से एक्सप्लेन हो रहा है। अगर आर स्क्वायर 0 है तो उसका मतलब है नो डेटा इज लीनियर, कोई भी डेटा लीनियर नहीं है, यानी नो डेटा इज एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन लाइन। तो क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, तो ये जो फार्मूला इसका जैसा आप स्क्वायर कर लें या इस फार्मूले का स्क्वायर कर लें, जस्ट रूट खत्म हो जाएगा। तो यही फार्मूले आपके पास है, ये आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का फार्मूला, ये शॉर्टकट फार्मूला। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके कोर्स आपका खत्म हो गया, बस मैं एक्सरसाइज अभी इसकी करवा रहा हूँ। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.4 है आपके पास। कैंपस स्टोर हैज बीन सेलिंग द बिलीव इट और नॉट वंडर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टडी गाइड फॉर 12 सेमेस्टर्स एंड वुड लाइक टू एस्टिमेट the relationship between sales and number of sections of elementary statistics taught in each semester. So the following data have been collected. ये data collect किया हुआ सेल्स बुक की कितने यूनिट्स की हुई है और नंबर ऑफ सेक्शंस कितने ऑफर हुए। तो सेल्स जो है आपके पास वो आपके पास क्या वो एक्स है, नंबर ऑफ सेक्शंस जो है आपके पास वो ऑफर हुए और उसके हिसाब से सेल्स हो, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ सेक्शंस है। और जो सेल्स हो रही है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें एक्स जो है नंबर ऑफ सेक्शन है, वाई जो आपके पास सेल्स है, ये आपको डेटा दिया हुआ है। अब डेवलप द एस्टिमेटिंग इक्वेशन दैट बेस्ट फिट्स द डेटा। तो हमने एस्टिमेटिंग रिग्रेशन लाइन या लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन निकालनी है, फिर हमने सैंपल कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालना है और सैंपल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो हमें पता है जो रिग्रेशन लाइन हम एस्टिमेट करेंगे ये उसका फॉर्मूला वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। इसमें ए इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट, बी स्लोप है। अब ये हम निकालने के लिए रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए जो डेटा है हम इसको यूज कर ये टेबल बना लेते हैं। ये सारी ऊपर सेल नंबर ऑफ सेक्शन एक्स की वैल्यू 3, 7, 6, 6, 10, 12, 12, 13, 12 कितने डेटा पॉइंट हैं आपके पास? ये तकरीबन आपको 14 डेटा पॉइंट्स दिए हुए, 12 डेटा पॉइंट्स दिए हुए। तो ये नंबर ऑफ सेक्शन है एक्स, ये सेल्स ऑफ द बुक है, ये टेबल बना लिया, फिर एक एक्स वाई का कॉलम बना लिया, एक एक्स स्क्वायर का बना लिया, एक वाई स्क्वायर का बना लिया। ठीक है ना, ये 5 कॉलम्स बना लिए। ये सब हमने कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ पे समेशन निकाले, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब मीन वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं, एक्स बार समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, समेशन एक्स 123, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 12 है। मीन वैल्यू ऑफ वाई बार 621, इसका समेशन डिवाइडेड बाय एन आ गया। फिर अब हमने रिग्रेशन लाइन का स्लोप निकाला जिस तरह पीछे करता था, ये फॉर्मूला समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। ये पुट करके ये हमने जो है बी निकाल लिया, फिर वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया, वाई बार माइनस बी एक्स बार, बी ऊपर से पुट किया, वाई बार एक्स बार यहाँ से पुट करके ये निकाले, तो ये हमारी रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन आ गई ए प्लस बी एक्स, बी की जगह ये वैल्यू। तो ये रिक्वायर्ड एस्टिमेटिंग लाइन हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या मालूम करना है? अब हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालना है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का शॉर्टकट फार्मूला आर स्क्वायर ए समेशन वाई प्लस बी समेशन एक्स वाई माइनस एन वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर। तो ये जो आपके पास फार्मूला है तो इसमें जस्ट वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करके इसे कैलकुलेट कर लिया, ये आर स्क्वायर आ गया आपके पास। और फिर हमने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया जो कि 0.599 है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो रिलेशनशिप पॉजिटिव लीनियर है और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, 0.6 स्लाइटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब आ जाए बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ये एक्सरसाइज मैं आपको खुद दे रहा हूँ करने के लिए। इसी तरह ये जो है आपके पास ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने दिए। तो इसमें जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आपने ये निकाला है आर स्क्वायर, ये 0.3481 है। अगर आप इसको परसेंटेज में ले लेंगे कितना हो जाएगा? 34.81%।
तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 34.81% है, तो उसका मतलब क्या है, जो 34.81% गिवन डेटा है वो लीनियर है, या जो 34.81% डेटा है इट इज एक्सप्लेन बाय द रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है ना, ये इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो इससे पता चल रहा है कि पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, 0.59 0.6 है, तो ये स्लाइटली दैट इज नॉट मच क्लोजर टू 1 बट स्टिल स्लाइटली पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका कोर्स खत्म हो गया। मुझे बताएं इसमें कुछ पूछना है आप लोगों ने? ये क्लियर है, कोरिलेशन क्लियर है? जी सर क्लियर है सबसे आसान है आपका ये कोर्स का ये हिस्सा सबसे आसान है? ये सर क्लियर है सर, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है सर, ये हम पढ़ के आए हैं पहले पढ़ के आए तो और अच्छी बात है। तो ये आप हो सकता है स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा हुआ होगा, सेम इसी मेथड से पढ़ा है। हाँ, तो अब ये जो है आपके पास, आप पहले मुझे बता देते फिर मैं इसको नहीं पढ़ाता, मैं आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ा देता। चलिए छोड़े, आप ये पढ़ लिया हमने। नहीं सर, यही चाहिए। अच्छा, तो अब ये क्लियर है ना आपको? जी सर। तो अब मुझे बताएं, कोर्स यहाँ पे आपका खत्म हो गया, अब कुछ आपने पूछना है?